नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। यह अफगानिस्तान की 34 में से 12वीं प्रांतीय राजधानी है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही तालिबान ने महान मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान एक के बाद एक शहरों पर आसानी से कब्जा जमाता जा रहा है। निश्चित तौर पर तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे कई सबूत भी सामने आ चुके। पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से चीन को भी फायदा है। चीन का नापाक नजर अफगानिस्तान के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर है। खबर यह भी है कि चीन और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता भी देने को तैयार हैं। उधर अमेरिका, भारत समेत कई देश चीन और पाकिस्तान के इस फैसले से सहमत नहीं है। यूएनएससी में भारत और अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो भी तालिबान को मान्यता नहीं दी जाएगी। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी संघर्ष और अमेरिका के हाथ खड़े करने पर रक्षा मामलों के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये भी सुन लीजिए। फौजों की वापसी करीब करीब पूरी हुई। तालिबान ने शांति समझौते की दूसरी शर्तों को मानने से करीब एक तरह से डायरेक्टली इनकारी कर दिया है और वहां पर उसने पीस प्रोसेस को बिल्कुल डिरेल करते हुए अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पे जो है आतंकवादी और गुरिल्ला कार्रवाई करके कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अफगान आर्मी और तालिबान के इस भयंकर युद्ध में पूरा अफगानिस्तान गृह युद्ध के अंदर धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाइना, अफगानिस्तान की तालिबानी ग्रुप्स, पाकिस्तान और टर्की, ये मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है और तालिबान को चाइना के हथियार जो है वो पाकिस्तान के थ्रू मिल रहे हैं। पाकिस्तान उनको एयर सपोर्ट कर रहा है। जब से अमेरिका के नए प्रशासन ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की है, तभी से तालिबानों का मनोबल बढ़ गया है और वो दिन रात अफगानिस्तान में चारों तरफ अपना तांडव मचा रहे हैं और अफगानिस्तान के नए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इनके पीछे, इनका मनोबल बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान और चीन का भी भरपूर सहयोग है। इससे, क्योंकि भारत के पड़ोस में ये सब चल रहा है, इसलिए भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर अपना काम समाप्त करने के लिए तालिबानों का रुख हो सकता है भारत की तरफ ये दोनों देश कर दें। जी, आप सुन रहे थे रक्षा विशेषज्ञ को। उधर अमेरिका अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। कर्मचारियों को निकालने के लिए अमेरिका करीब 3000 सैनिकों को काबुल भेजने की तैयारी में है। अगले 48 घंटों में अमेरिकी सैनिक काबुल पहुंच जाएंगे। अमेरिका के पूर्व एनएसए का मानना है कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। It does not fall, and that Afghan cities are not overrun wholesale, and that the Taliban is not able to take control of the entire country, which they are endeavoring to do. Right, this is why they massed forces in the north to prevent the reconstitution of a northern alliance against them, and this is why that they are marshaling now to assault major cities and take control of the government. So we ought to make sure that doesn't happen. And then I'll tell you, Mark, we have to send a really strong, unambiguous message to Pakistan, right? I mean, Pakistan has to stop supporting these groups. पाकिस्तान चीन का हाथ तालिबान के साथ, जी हां, इसी पर है देश का सवाल और हमारे साथ इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ पाकिस्तान से पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, जी हां, जो कई मुल्कों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, आप भारत के चेहरे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर दीपक वोहरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बड़े दिनों बाद आज आप आए हैं, आपका देश का सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मां भारती की सेवा कर चुके मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, जी हां, इनकी दहाड़ आप लगातार सुनते रहे हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भाई डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ हैं। सबसे पहले कि मैं ये बहस शुरू करूं, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर दीपक वोहरा के पास। डॉक्टर वोहरा, तालिबानियों के बढ़ते एक एक कदम काबुल की ओर, कहीं ऐसा तो नहीं तालिबानी ये कहने लगे यहां के हम हैं सिकंदर?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कितने महीनों के बाद मुझे मौका दिया है आपके फैंटास्टिक चैनल पर आने का और आपसे बातचीत करने का। मैं आभारी हूं। बाकी आपके जो पैनलिस्ट हैं उन सबसे मैं सीखना चाहता हूं। 2 दिन में हम अपने आजादी दिवस हम मनाएंगे और अफगानिस्तान, ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गजनी की है सर। मेरे दादा के परदादा का नाम काबुल सिंह था, वो गजनी से आए थे, तो मेरा बहुत नजदीकी संबंध है उस इलाके के साथ। इस समय क्या हो रहा है, जैसा आपने सही कहा है कि अब अमेरिकन फोर्सेस ने कहा है हम लोग जा रहे हैं, निकल चुके हैं, बहुत कम बचे हैं और अफगानिस्तान की हालत ठीक नहीं है। यही वो हमने जो देखा था 1996 में, 1994 में जब तालिबान पहली बार आए थे, वही उसका रिपीट हो रहा है। तालिबान ने जो टैक्टिक्स उनके हैं सर, वो हिटलर की फौज के थे, ब्लिट्जक्रीग उसको कहते हैं, लाइटनिंग। अब उन्होंने लश्करगाह को भी ले लिया है, जो हेलमंड का प्रोविंशियल कैपिटल है। वहां के जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उन सब ने सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया। कौन है इनके पीछे? इनके हथियार कहां से आते हैं सर? Amazon.com से तो नहीं आ रहे। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, और जब तालिबान के पास कुछ लड़ाकू कम होते हैं तो लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट आतंकी वहां पर भेजते हैं। सर यही मैंने पहली बार भी देखा है। अगर आप 1 मिनट मुझे और दे दें, मैंने ये वियतनाम में देखा था सर। कितने साल अमेरिका वहां रहा, उसके बाद 1971 में उन्होंने फैसला किया कि हम दक्षिण वियतनाम को नहीं बचा सकते। निक्सन ने इलेक्शन जीतनी थी, उसने कहा मैं अपनी फौजें वापस ला रहा हूं, 72 में वो इलेक्शन जीत गया। लेकिन एक चीज उन्होंने उत्तर वियतनाम से कही कि भाई हमें एक डिसेंट इंटरवल दे दो, कुछ महीने या कुछ साल दे दो ताकि हमारी नाक ना कटे, उसके बाद जो चाहे करना दक्षिण वियतनाम के साथ। उन्होंने दक्षिण वियतनाम को हड़प कर लिया। मुझे लगता है कि आज भी ये एक डिसेंट इंटरवल की प्रतीक्षा में है, इससे पहले कि तालिबान पूरी तरह से छा जाए। लेकिन जो बड़े शहर हैं सर, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। अफगान नेशनल आर्मी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और ये भी याद रखिएगा सर कि जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी साहब, वो भागे नहीं है, वो अभी काबुल में है। जो पहले राष्ट्रपति थे जब तालिबान आए थे, मोहम्मद नजीबुल्लाह, वो छोड़ के चले गए थे, यूएन कॉम्पाउंड में छुपे हुए थे। तालिबान ने उनको ढूंढा, निकाला, उनके गुप्तांग काटे, उनका गला काटा, उनको एक लैंप पोस्ट से लटका दिया था। तो अभी जो सरकार है तालिबान की, वो बरकरार, अफगानिस्तान की, वो बरकरार है, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। हमारी उम्मीद तो यही है कि इतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए पूरी तरह से कब्जा करें। वो सिकंदर नहीं है सर, वो चुचंदर है सर। इस तरह से उनका जो राज है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी जो सिविलियन लोग हैं अफगानिस्तान के। मेरा यकीन है सर, मैं कई बार उस देश में गया हूं, कि कोई उनको पसंद नहीं करता। आजादी को वो पसंद करते हैं अफगानिस्तान के लोग, वो इसको एक्सेप्ट नहीं। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इस्लामिक देश है सर, तो आप क्या करना चाहते हैं? इस्लामिक के ऊपर एक और इस्लाम थोपना चाहते हैं? ये क्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। पावर शेयरिंग की बातचीत चल रही थी दोहा में, लेकिन उसके बावजूद आपने वायलेंस, आपने हिंसा का समर्थन लिया है। ये कुछ समझ नहीं आता, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैं माफी चाहता हूं सर, मैं कुछ लंबा बोल गया। नहीं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर वोरा, आपको आपकी नॉस्टैल्जिक मेमोरी, कुछ यादों में आप ऐसे खो गए, क्योंकि आपने अपने दादाजी का नाम काबुल सिंह कहकर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन यादों में खो गए। डॉक्टर वोरा, आप बने रहे हमारे साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। जनरल सिन्हा, अमेरिकी बगैर किसी नतीजे के वापस लौट गए, गृह युद्ध के लिए छोड़ गए। जब अफगानिस्तान को अमेरिकियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी जनरल सिन्हा, तभी पल्ला झाड़ लिया अमेरिकियों ने। जो आप बता रहे हैं मनीष जी, उसमें बहुत सच्चाई है और उसमें वास्तविकता वही है। मगर एक बात को आप समझें, अमेरिका ने बहुत पहले 2014 से ही बोलना शुरू कर दिया था कि हम अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक स्ट्रैटेजी वो काम नहीं की। वो कहते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड डिफीट, कि पूरे तालिबान को आप डिवाइड कर दीजिए, उसको डिफीट कर देंगे। और दूसरा उन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई थी कि जो नेशनल आर्मी है उसको इतना स्ट्रांग कर दीजिए, उनके एयरफोर्स को कर दीजिए कि खुद वो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सके। मगर जो तीसरी थी वो है उनकी फ्रंटलाइन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें वो मार खा गए, दूरी मार खाए। देखिए, पाकिस्तान में उस समय भी फ्रंटलाइन स्टेट था, आज भी फ्रंटलाइन स्टेट है, वो चाइना का है, रशिया का है।
जो एक ट्रायंगल है, जो एक जिसको कहते हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया तक लिमिटेड सपोर्ट है, वो चीजें हमने इसको देख लिया था 2019 में। और जो ये लोग हैं, मुल्ला ब्रादर हैं या उनकी पूरी की पूरी जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, सारे लोग वो डेप्टीज हैं। ये पहली बार हुआ है। तो वहां में जब इनको बोला गया कि पॉलिटिकल, यहां पर जब अमेरिका आया था तो वो इनको कहता था कि ये टेररिस्ट हैं, इट इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वो पूरा का पूरा बदल दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उनको एक पॉलिटिकल बुखड़ा दे दिया कि आप सत्ता में आइए, आप भागीदारी लीजिए। और उसके ऊपर में आपने 2020 में जो एग्रीमेंट किया, वो इतनी बड़ी इनकी भूल थी। देखिए कि भारत ही एक ऐसा देश था, कभी भी वो तालिबान से बात नहीं कर रहा, मगर अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको अटेंड करना पड़ेगा दोहा में, क्योंकि चीजें लोगों ने बदल दी। तो आप ये गलती भारत ने की थी जब हम श्रीलंका में गए। हम पहले गए थे उन तमिल टाइगरों को के साथ में उनको मदद करने के, फिर हम गवर्नमेंट के साथ लग गए। फिर आप जब अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते हैं तो आपकी हारे होंगी। और देखिए जो ये स्पेस है, जो स्पेस आप देना चाहते हैं, वो तो आंख लगा के बैठा है। चाइना बैठा हुआ है, रशिया चाहता है कि अमेरिका इसमें डिफीट हो, और इस स्पेस को भरने के लिए हाँ लोगों का दोहरा रूप है। अब पाकिस्तान कितनी उसको कहिएगा, वो जो चाल चलता है हम उसको गालियां निकालते हैं, आरजू बैठी है, मगर मैं कहता हूं कि मास्टर स्ट्रोक्स होती हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ किया, वहां पर फ्रंट स्टेट रहे। ये तालिबान उनका बच्चे हैं, वो उनका क्रिएशन है, पूरे तंजीमें हैं, 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वहां लड़ रहे हैं। और देखिए आज के दिन में ये नैरेटिव जो पैदा हो रही है ना कि वो उन्होंने ले लिया, काबुल ले लिया, 95% ले लिया, ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, मजारे शरीफ चले गए, हैरत चले गए, हमने ये कर दिया। ये नैरेटिव्स हैं जो कि पैदा किए जाते हैं और पैदा हो रहे हैं। जी स्थिति ये है। जी जनरल साहब आपने आरजू का नाम लिया। आरजू भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इस बीच हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष, आरजू के साथ लगातार भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हम लोग चर्चा और बहस करते रहे। आरजू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी आरजू, हमारे जनरल साहब और हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट जो हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर दीपक वोरा, साफ तौर पर ये वो दो ज्ञानी हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऐसे मुल्क के, जिन्होंने साफ कह दिया है कि आपका जो मुल्क है वो आतंकियों के लिए ऐशगाह और पनाह देने वाला मुल्क है। तालिबानियों को भी आपका समर्थन है अफगानिस्तान के हालात के लिए। जैसे जनरल साहब अभी कह रहे थे, कोई और मुल्क नहीं, आपकी ही मुल्क की नीति है कि तालिबानियों का साथ दो, अफगान पर कब्जा करो। जी किसी हद तक तो आप लोग बात में जो कर रहे हैं उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि ये पाकिस्तान की कमजोरी रही है कि एक तरफ तो वो अमेरिका के साथ जो है वो वॉर ऑफ टेरर में लगा रहा, और उन्होंने कहा कि हम वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं। इनफैक्ट फंडिंग भी होती रही पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को पैसे भी मिलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो तालिबान के आगे कमजोर साबित हुआ। और अभी तो रिसेंटली हमारे मिनिस्टर्स ने भी इस बात को मान लिया है कि इस्लामाबाद में तालिबान की फैमिलीज भी रहती हैं, उनका इलाज भी होता है। तो ये जो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड चल रहे पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे भी नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि हम एक तरफ तो अमेरिका के साथ कह रहे थे कि जी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं टेररिस्ट जो तालिबान है उनसे भी हमारा पीछा नहीं छूट सका, और उनके साथ भी हम खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये चीज जरूर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को देखनी पड़ेगी कि ये डबल गेम नहीं चल सकती कि आप एक आरजू, आपको पता है आरजू तरफ आपका एक्शन कुछ और बता। आरजू, आपको इस बात की जानकारी या इल्म है या नहीं? आपकी एक बात की हम तारीफ करेंगे कि आप जब कहती हैं तो लहू के कतरों से चुनकर स्याही, वक्त की बात जो करने की आपकी आदत है, इसकी हम आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप जो कहती हैं जो सच है वही उस बात पर आप जोर भी देती हैं। और आपने हमारे जनरल साहब और हमारे डॉक्टर दीपक वोरा की बात को, आपने इस बात को एंडोर्स किया, और यही वजह है कि आपकी मुल्क के खिलाफ FATF की आर्थिक मोर्चाबंदी भी है। हमारे साथ हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह है। आशीष जी, अपन शो के पहले जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा के तहत भी डॉक्टर दीपक वोरा, मेजर जनरल सिन्हा और आरजू ने भी मान लिया
कि तालिबान और अफगान की जो स्थिति इस समय गृह युद्ध चल रहा है, इसके पीछे कोई और नहीं, चीन और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कब तक व्हाइट हाउस से इमरान खान को फोन आएगा, लेकिन वहां पर हम श्योर आरजू विल कंफर्म दिस कि इस्लामाबाद में काफी दिनों से इंतजार हो रहा है कि व्हाइट हाउस से फोन आए, थोड़ी तवज्जो मिले, थोड़ा पैसा मिले और फिर कुछ आगे की बात की जाए। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, जैसे कि पहले थी जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी। लेकिन चीन जिस तरह से लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और ये इंश्योर करने के लिए कि यूगर्स वाले मुद्दे पर और उनके जो बॉर्डर्स पर इश्यूज तालिबान के पहुंच सकते हैं, उसे किसी तरह से बस रोका जाए, ये एक बहुत ही घातक चीज है। ये पूरे रीजन के लिए घातक है, न केवल भारत के लिए, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक इसलिए होगी क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला आर्थिक डोमेन में देश है। तो अगर नुकसान होता है पूरे रीजन को तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान अब सुसाइड बॉम्बर की तरह बिहेव कर रहा है। आप देखिए, तालिबान में तालिबानी जो लड़ाके हैं उनको बाकायदा पाकिस्तान के अस्पतालों में, मिलिट्री अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है अफगानिस्तान के लीडरशिप में, चाहे वो डिप्लोमैट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, कि पाकिस्तान एयर सपोर्ट दे रहा है तालिबान को। ये बताइए, अगर पाकिस्तानी सेना एयर सपोर्ट दे रही है तालिबान को, तो एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट छोड़िए, ब्लैक और डार्केस्ट ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालने की जरूरत है कि वो तालिबान का इस तरह से सपोर्ट न करे। उन पर सैंक्शंस की जरूरत है। आशीष, आपको याद होगा आपने तालिबानियों की बात की कि उनको इलाज करा रहा है उनका अस्पतालों में, सैनिक अस्पतालों में। मुझे ओसामा भी याद आता है। यही बात है जो आरजू कह रही थी कि हमें पैसे मिल रहे थे और हम टेरर के खिलाफ में मोर्चा खोल के रखा था। ये पैसे लंबे समय तक वाउचर्स डॉलर्स में स्क्रैच होते रहे, इसीलिए ओसामा को पनाह देके रखी गई थी। और अब यही काम ओसामा के बजाय तालिबान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि तालिबान देखिए केवल इस रीजन का एक बड़ा हेडेक नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसीलिए कल को तालिबान अगर बड़ा और हो जाता है तो वो देश के, विश्व के किसी भी कोने में वो हमला कर सकता है 9/11 जैसा। और फिर अचानक से कोई देश, चाहे वो नाटो होगा, अमेरिका होगा, जर्मनी होगा, फ्रांस होगा, वो आ जाएंगे कि अभी हम इसको चूहे से बिल से निकाल देंगे, तालिबान को ये कर देंगे, अलकायदा को वो कर देंगे। उस समय पर पाकिस्तान के लोकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और यही पाकिस्तान वाउचर को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि जो आप सांप पाल रहे हैं, ये सांप नहीं, ये अजगर है, वो आपके घर को खा जाएगा। न केवल रीजन को बल्कि पाकिस्तान को यही तालिबान निस्सो नाबूद करा देगा। जी आशीष, हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, मेरे लिए मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक के बाद आएंगे और मैं आप ही से सवाल करूंगा। जी हां, अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया यानी कि गेट ऑफ एशिया भी माना जाता है। वहां पर तालिबानी जो गृह युद्ध चल रहा है, इसके क्या होंगे अंजाम और भारत पर क्या होगा इसका असर, बताने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। ट्विटर इंडिया के सीईओ मनीष माहेश्वरी को हटाया गया। मनीष माहेश्वरी का अमेरिकी ट्रांसफर किया गया है। सैन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर के पद पर उनकी नई नियुक्ति होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विटर और भारत सरकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच मनीष माहेश्वरी का तबादला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। जी, अब ब्रेक के बाद देश का सवाल में इस बड़ी खबर के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, जी हां, लगभग 8 से 9 देशों में जो भारत के राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे डॉक्टर दीपक वोरा, हमारे साथ मां भारती की सेवा कर चुके मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, आरजू काजमी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। आरजू, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ आशीष सिंह, हमारे अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर। डॉक्टर गुलरेज शेख, डॉक्टर वोरा, सिन्हा साहब, आपके पास आऊं उसके पहले मैं सरकार, जी हां, जिस पार्टी की सरकार है उनके नुमाइंदे से एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख, तालिबान और अफगान को लेकर भारत की नीति आखिर क्या है? भारत की नीति बिल्कुल फिक्स है और हम किसी प्रकार की भी हिंसा करने वाले एलिमेंट, मानव अधिकार का हनन करने वाले कट्टरपंथियों को
पसंद नहीं करते हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा अफगानिस्तान के विकास के लिए रहा है। हमने सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद कंट्रीब्यूशन यदि किया है तो भारत ने ही किया है। जो लोग बोलते हैं ना कि भारत ने निवेश किया, नहीं, भारत ने निवेश नहीं किया, भारत ने ऐड किया है, भारत ने सहयोग किया है वहां के विकास के लिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमने निवेश किया, तो निवेश तो जब होता है जब कुछ फायदा लेने की भावना हो। भारत ने कोई निवेश नहीं किया, भारत ने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमारा आज भी वही स्टैंड है कि हम अफगानिस्तान की सरकार के साथ हैं, हम लोकतांत्रिक सरकार डॉक्टर के साथ शेख, हैं, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के साथ। डॉक्टर गुलरेज शेख, डॉक्टर शेख, मेरा सवाल आपसे है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक तालिबान के साथ भी किए हैं, ये बात भी जाहिर है। देखिए, डिप्लोमेसी की जहां तक बात है, मैं भी जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं। डिप्लोमेसी हर दिन बदलती रहती है और डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि राष्ट्र हित में जो भी होता है वो किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चॉइस क्या है। चॉइसेस जो बनती है वो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बनती है। एम्बेसडर बोहरा हमारे साथ बैठे हैं, वो भी यही कहेंगे कि डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि हर स्थिति परिस्थिति में आपको कूटनीतिक व्यवस्थाएं जमानी है। तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य जी डॉक्टर शेख, आपने जो इशारा किया कि हमारे पैनल पर राजनयिक भी बैठे हैं, पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोरा। डॉक्टर वोरा, मेरा सवाल आपसे, अगर तालिबानी सरकार की हुकूमत आ जाती है, फर्ज करिए, जो कि खबरें आ रही हैं, जनरल सिन्हा ने भी कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आशु, एक नैरेटिव बन रहा है कि भाई 85%, 95%, काबुल की ओर बढ़ते कदम, तो डॉक्टर वोरा, आपको क्या लगता है भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती दिखाई देती है और चीन आखिर तालिबान का साथ देकर चाहता क्या है? ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमारी बेटी जो पाकिस्तान से आपके कार्यक्रम में, उनसे कहना चाहता हूं, कल उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। या पाकिस्तान की हमारी जो बच्ची हैं जो आई हैं इसका आपके प्रोग्राम में। सर, अगर आप लोग सोचते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं चीन पर, यह सरासर गलत है। आपको याद है 2001 में जब अमेरिकियों ने पाकिस्तान से कहा था कि हम बम मार मार के आपको स्टोन एज में भेज देंगे, तालिबान का साथ छोड़ दो, 24 घंटे में साथ छोड़ दिया था। तालिबान ये बोला नहीं है। दूसरा, जब तालिबान मजार शरीफ से वापस नीचे उतर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस की सेना के सामने, उन्होंने चीन से कहा था कि हमें शिनजियांग में जाने दो। चीन ने कहा नहीं, हथियार ले लो, लेकिन ये हमारा सेंसिटिव उइगुर रीजन है, आप यहां नहीं जा सकते। और फिर आपको याद है कि 2007 में पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुसलमानों पर आतंक किया है, आपने उनके ऊपर जुल्म किए हैं, तो हम आपसे बदला लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सर, अगर पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान के आने से डूरांड लाइन जो एक प्राइवेट अग्रीमेंट थी सर, मोर्टिमर डूरांड और अफगानिस्तान के अमीर में, अगर वो बॉर्डर मान लिया जाएगा, कोई अफगान उसको नहीं मानेगा सर। इतना याद रखिए सर, अफगानिस्तान चाहे तालिबान हो चाहे कोई और हो, वो किसी की कठपुतली नहीं बन सकता सर। ये अफगानिस्तान का इतिहास है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। और अगर तालिबान लोग कहते हैं कि अब आके यहाँ हमला करेंगे, आएंगे तो पाकिस्तान से न सर, और तो कोई तरीका है नहीं। हमारा इस समय कॉमन बॉर्डर नहीं है, हम उसको संभाल लेंगे। मैं रीअश्योर करना चाहता हूं, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी मिलिट्री और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, तीनों मिलके वी विल प्रोटेक्ट इंडिया सर। देयर इज नो क्वेश्चन। जी डॉक्टर वोरा, आपसे जब भी बात होती है, आपके विचार और आपकी राय जब सामने आती है, तो मानो ऐसा लगता है कि जज्बाती तौर पर जो भारतीय राष्ट्रवाद जो है, जो सोच है, राष्ट्र की आवाज है, वो आपसे सुनाई देती है। हमारे साथ जनरल सिन्हा, 20 साल 150 लाख करोड़ का खर्च, अमेरिकी सेना बगैर किसी नतीजे के लौट गई। देखिए, 2 दशकों में जो $2 ट्रिलियन की खर्चे की बात होती है, अमेरिका का बहुत बड़ा खर्चा हुआ था। और देखिए ये किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जब उन्होंने तालिबान इसी पाकिस्तान के लोगों को लाए थे, जब उन्होंने यूएसएसआर का तोड़ना था, तो देखिए जब 79 से 89 तक, और फिर 89 के बाद निकल गए थे और अमेरिका निकल गया था यहाँ छोड़कर। और जब तालिबान आए और वो अल-कायदा जिनको उन्होंने बनाया था, उन्हीं के ऊपर अटैक किया 9/11, तो आना पड़ा। तो देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स होती हैं और उसकी प्रेजेंस होती है, उसका एक मीनिंग होता है। ये था बैटल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। बट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में टेररिज्म को ही डिफाइन नहीं किया अभी तक, तो कौन है टेररिस्ट? और ये यूएन, यूएस सारे इसमें शामिल हैं। आज के दिन में ये आप ले लीजिए
यदि तालिबान जिस तरह का चेहरा अभी दिख रहा है, ये आएंगे तो वही करेंगे। आपको याद होगा जब ये आए थे 96 से 2001, 99 इन्होंने कारगिल करवाया था मुशर्रफ। वो कहते थे हमारे को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गया, और डेप्थ मिल गया उसी चीजों को लेकर के, छिपाव में लेकर के आए थे, सारे तालिबानी आए थे उसमें। वो जो हम हाइटियों में बैठे थे छिप करके, और पाकिस्तान आर्मी जो आज कर रही है अफगानिस्तान में। जी देखिए मसला क्या है, मसला को ये समझिए कि ये मसला ऐसा नहीं कि भारत को डरने की कोई जरूरत है। इस बार पाकिस्तान जो आरजू बता रही है, इतना अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है, पाकिस्तान और चाइना दोनों फंसेगा इसमें, और बुरी तरह फंसेगा। देखिए आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो रशियन और चाइनीज एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना के अंदर में, और उनका मिशन क्या है, तालिबान के अगेंस्ट। वो वहां पर जो इनके मिलते हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर मुल्ला उमर को मिला के मिलते हैं। तो दो नाव पे जब आप पैर लेकर चलते हैं, वो कहते हैं ना, इन्होंने $3 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाइना ने वहां के जो लिथियम माइंस के ऊपर में। वो तालिबान को पैसे दे रहे हैं कि इनको चाप टच न करें। हमने जी तो जनरल साहब किया जी जनरल साहब, दो नाव पर सवार होकर आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते या अपने मकसद की पूर्ति नहीं कर सकते। आशीष, क्या तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में चीन और पाकिस्तान आपको दिखाई देता है? और फिर ब्रेक पे हम जो चर्चा कर रहे थे कि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप आरजू से करना चाहते हैं। देखिए, ये पूरे विश्व ने और इंक्लूडिंग रशिया और चाइना, सभी मेजर पावर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि मिलिट्री फोर्स से ली गई कोई भी पावर को वो गवर्नमेंट के तौर पर या फिर तालिबान को रिकग्निशन नहीं देंगे। तो जो रिकग्निशन आइडेंटिटी है वो तालिबान की आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है, और इसको लेकर पूरे विश्व ने अपना रुख साफ कर दिया है। सभी मेजर पावर्स ने, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका हो, रशिया हो, भारत हो या फिर और भी कोई कंट्री, तो इसको लेके बहुत ही ज्यादा यूनानिमिटी दिख रही है पूरे वर्ल्ड में, और ये इसीलिए तालिबान की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि हमने देखा था कि जिस तरह से तालिबान लगातार एक्सपैंड करते जा रहा है, मैं दर्शकों को ये जरूर थोड़ा सा समझाना जरूर चाहूंगा। देखिए, इतने प्रांतों पे अधिकार हो गया, इस एयरपोर्ट पर अधिकार हो गया, इतने जगहों पे हो गया, इतना परसेंटेज एरिया हो गया। दो बातें जरूर ध्यान रखें, ये रियलिटी है, लेकिन अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके ऐसे ही है, कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर आप एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अगर आप वहां पे आपने उस 2 मंजिला बिल्डिंग पे जाके झंडा गाड़ दिया तो उसका कब्जा हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस पूरे एरिया पे ऑन ग्राउंड तालिबान का पूरा प्रेजेंस हो गया। ये प्रैक्टिकल डिफरेंस हमें समझना होगा, क्योंकि दर्शकों को बहुत ज्यादा तालिबान के और अफगानिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस में नहीं मिलती है। दूसरा चीज आप ध्यान रखिए, एक्सपैंड करना आसान होता है, लेकिन मिलिट्री जब आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे और टैक्टिकल लेवल पे देखेंगे ना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आज आप एक्सपैंड करते जा रहे हैं, अमेरिकी सेना काफी कुछ पीछे छोड़ के गई है तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे? और वो कोई किसी भी, न केवल तालिबान बल्कि विश्व की किसी भी मिलिट्री फोर्स के लिए एक टैक्टिकल इशू बन जाता है। आप यहां पहुंच जाइए, 200 किलोमीटर दूर चले जाइए, 500 किलोमीटर पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन सस्टेनेंस एक बड़ा इशू होगा। और आई थिंक वर्ल्ड उस पोजीशन को देख रहा है कि जब तालिबान के सस्टेनेंस इशू होगा वो तब सबसे वीक होगा, और तब हिट देम हार्ड, ताकि वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा गिरे। लेकिन आरजू को इंतजार है आपके सवाल का। आरजू से मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अमेरिका से उन्हें थोड़ा भाव मिलेगा, कहीं और से थोड़ा सा भाव मिलेगा, वो आ नहीं रहा इस्लामाबाद में कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल। और वो कॉल आने का नहीं मतलब है कि बिलियंस डॉलर्स जो एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तानी सरकार, वो भी नहीं आ रहा। इतना कि अब पीएमओ को थोड़ा शादी पार्टी के लिए भी आई हर्ड आरजू की रेंट पे दिया जा रहा है, प्राइवेट इवेंट्स के लिए पाकिस्तानी पीएमओ की बिल्डिंग। आई मीन इट्स समथिंग दैट एवरी पाकिस्तानी सिटीजन मस्ट थिंक अबाउट, कि अगर प्राइवेट इवेंट्स के लिए वहां पर इस तरह से देखी जा रही है। अब वो ये आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दिखा रहा है। आगे एज ए सिटीजन, एज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एज पाकिस्तानी मीडिया इंस्टीट्यूशंस, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू कॉर्नर किया जा रहा है? क्या क्वेश्चन किया जा रहा है? बिल्कुल अजी, सबसे पहले तो बिल्कुल ये इस चीज को तो बहुत नेगेटिव लिया जा रहा है कि पीएम हाउस को इस तरह से रेंट पे देने की बात की गई है। और लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तानी लोग ये भी बात कर रहे हैं, और
जर्नलिस्ट मीडिया ये और दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको जिधर से प्रेशर आता है ना, अमेरिका से प्रेशर आता है तो ये अमेरिका के साथ हो जाते हैं कि जी हम वॉर ऑफ टेरर में है। जब इनको तालिबान की तरफ से प्रेशर आया तो ये उसकी तरफ हो गए। तो बिल्कुल जैसे सिन्हा साहब कह रहे थे कि 2 कश्तियों में सवार होकर बहुत दिन चलते रहे और अमेरिका को भी समझ शायद नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं, कि पैसे हम उससे पकड़ रहे हैं और साथ हम तालिबान का दे रहे हैं। तो ये जो डबल गेम थी ये बहुत दिन चली, लेकिन अब जो है आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका को भी थोड़ी बहुत समझ आ गई है और पाकिस्तान को भी इसमें नुकसान ही नुकसान है। और अभी अगर ये जैसे अभी तालिबान का जो एक्टिविटीज चल रही है, जिस तरह से वो कैप्चर कर रहे हैं अफगानिस्तान को, फिर हटाया जा रहा है उनको, ये चीज अभी चलती रहेगी। लेकिन ये अभी एक तरह का हम जैसे कहते हैं कि फ्लू है, ये अभी जुकाम हुआ है। इनको अभी ही इस चीज को कंट्रोल करना होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, वरना ये तालिबान एक दिन बुखार बन जाएंगे और जब वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा फिर कोई काबू नहीं कर पाएगा। और ये मत सोचिए आरज़ू बुखार न कहें, आगे पावर में तो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो नुकसान कई दूसरी कंट्रीज में भी जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही FATF आरज़ू बुखार न कहें, आरज़ू आपका भी होगा। आरज़ू बुखार न कहें, कोविड का समय चल रहा है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, आप ये कह दीजिए कि कोविड लग जाएगा आपको तालिबानी। हाँ, हो सकता है बिल्कुल जी। लेकिन ये कि इस वक्त बहुत इस चीज को हैंडल करने की जरूरत है। और बिल्कुल जब ये मैंने जैसा कहा कि डबल गेम खेल रहे थे बहुत दिन से, जो कि सही नहीं है। आरज़ू आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव जारी। तालिबान ने इस्माइल खान को बनाया बंदी, सेना, गवर्नर और अफसरों ने किया सरेंडर। 24 घंटे में कांधार, लश्करगाह और गजनी पर हुआ कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर वोरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आपका पहला रिएक्शन। ये ब्लिट्जक्रीग कोई इनका समर्थन कर रहा है। जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दिया, हथियार दिए, वो इनके पीछे हैं। लेकिन 20 साल से अफगान नेशनल आर्मी को जो अमेरिकन ने और नेटो एलाइज ने ट्रेन किया है, वो भी मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे बड़े शहरों में। इतनी जल्दी वो हथियार नहीं फेंकेंगे। उनको मालूम है उनके साथ क्या होगा अगर वो बंदी बना लिया गया। जनरल सिन्हा, फर्स्ट रिएक्शन। और तालिबान 2 में कोई फर्क नहीं होगा। जनरल सिन्हा, देखिए बोरा साहब बहुत सही फरमा रहे हैं। ये आप इतना हल्के में ना लें। जिस तरह से नैरेटिव आ रही है, जिस तरह से ये सारे के सारे आपको किस चैनलों से आते हैं हम सबको पता है। मत देखिए, डट का मुकाबला होगा। इतनी जल्दी चीजें नहीं बदलेंगी। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि कल परसों में पूरा का पूरा कब्जा हो जाएगा, ये कोई भी वर्ल्ड पावर इसको करने नहीं देगा। चाइना, पाकिस्तान इसको चाहता है और पाकिस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये नैरेटिव पाकिस्तान से चलती है कि इतना हो गया, हम ये कर लिए, कल हो जाएगा बहुत, वहां से लोग भाग जाएंगे। मगर चीजें ऐसी नहीं होंगी। डॉक्टर शेख, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, मुझे भी लगता है कि फॉल ऑफ काबुल को इतनी जल्दी नहीं होना है। काबुल में डेफिनेटली डट के मुकाबला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी उठते हैं कि 20 साल तक जिस आर्मी को अमेरिका ने प्रशिक्षण दिया और इक्विपमेंट दिया, वो क्यों नहीं लोहा ले पा रही? क्या उसके पीछे करप्शन है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं कि उनके मॉरल्स इतने डाउन है? इसका ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और यहाँ तक अशरफ गनी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जी, डॉक्टर शेख, लीडरशिप कैसी है? डॉक्टर शेख, आशु। मिनिस्टर इस्माइल खान का सरेंडर करना और ये भारत और सकते हैं आप मुझे? के लिए बहुत बड़ा मनीष? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हो गया है, तो मेरा ये कहना है प्रोविंस कि में वो अशरफ गनी गवर्नर की थे और leadership पे भी पहले कहीं ना कहीं वॉरलॉर्ड भी जाने लगता है जाते कि थे क्यों नहीं और वो वो भारत कर पा सरकार रहे के हैं। काफी करीबी रहे। भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने काफी कुछ एक्शन ऑन ग्राउंड किया भी है। ये अमेरिका के साथ में भी उन्होंने काफी कुछ किया है। तो अमेरिका और भारत दोनों के लिए ये काफी बड़ा झटका है मोहम्मद इस्माइल खान का सरेंडर करना। तो क्या आज पाकिस्तान खुश होगा आशु? पाकिस्तान खुश तो हमेशा से रहा है जब से तालिबान ने अपना तांडव मचाया है। लेकिन ये खुशी ये वो मीठा विष है जिसका असर पाकिस्तान पे कुछ दिनों बाद दिखाई देगा। आरज़ू, आप मुस्कुरा रही हैं। डॉक्टर वोरा ने आपको पहले ही अग्रिम बधाई दे रखी है। मनीष, पाकिस्तान का सेंक्शन लगेगा। मानकर चले, अभी बीच में हैशटैग चल रहा था सेंक्शन पाकिस्तान। आरज़ू, डॉक्टर शेख, मेरा सवाल आरज़ू से। जी आरज़ू, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि बिल्कुल ये इस तरह की न्यूज तो भी आती रहेंगी, लेकिन असल बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए और उनको ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि तालिबान की तादाद बहरहाल कम है उनसे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बार बार
वो पीछे कैसे हटते जा रहे हैं और तालिबान जो है वो कैसे एरिया को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। वो लड़ाके हैं पाकिस्तानी आरजू। एयरफोर्स से एयर सपोर्ट मिल रहा है। आरजू, अफगान गवर्नमेंट ने कई बार कहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर सपोर्ट दे रही है, इट्स अ कॉम्बैट सपोर्ट। सो आपका तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रही है तालिबानी लड़ाकों को, ऐसे तालिबान जीतते जा रहा है। आरजू, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा होगा क्योंकि अभी हम जिस तरह से चारों तरफ से फंसे हुए हमारी फंडिंग भी बंद हो गई है, तो ये चीज नुकसान नहीं करेगी, पाकिस्तान अब पीछे हटेगा। पाकिस्तान पीछे हटेगा ऐसा आपको लगता है? जिसकी बुनियाद आतंकियों को, लड़ाकों को पनाह देने की रही हो, जिसकी बुनियाद में आतंकियों को पालना पोसना रहा हो, आपको लगता है वो पीछे हट जाएगा और तालिबानियों का साथ छोड़ देगा? आरजू ऐसा मान रहे हैं? आरजू को इसलिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर अभी तक कोई कहते रहे कि तालिबान के ऊपर उनका प्रभाव है। सरकार और आर्मी और आईएसआई कभी इस तरह का स्टेप लेंगे भी, अगर इस तरह का स्टेप ले लिया होता तो पाकिस्तान की आज हालत जो है वो नहीं होती। जी डॉक्टर वोरा आप कुछ कह रहे थे। जी डॉक्टर वोरा आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल सही कहा है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा है। जो नैरेटिव आर्मी और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने बनाया हुआ है कि हम कभी गलती नहीं करते, हम इतने शक्तिशाली, अगर वो पीछे हट जाए तो वो पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है। ये हम लोग सब जान जाएंगे। अंग्रेजी की कहावत है कि शहंशाह के तो कपड़े नहीं है, द एम्परर इज नेकेड, वो एकदम सामने आ जाएगा। वो पीछे नहीं हटेंगे सर, जब तक उनको बुरी तरह से पिटाई ना हो, अनकंपेल हो जाए कि हम पीछे हटे, वॉलंटियरली नहीं हटेंगे सर। जी इतना ही नहीं आरजू, आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान ने आतंकियों को छुड़ाने में मदद की थी, हमारा जो कंधार हाईजैक था। आशु गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल, पाकिस्तान का उसमें एक्टिव और डायरेक्ट सपोर्ट रहा है। आरजू जी नहीं, देखिए पाकिस्तान पे आप लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं मानती हूँ बहुत हद तक उसमें सच्चाई है। अरे इस एलिगेशन को तो, इस एलिगेशन की तस्दीक तो आपने भी कर ली है आरजू, इस एलिगेशन की तस्दीक आपने कर ली और देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क आईटीवी नेटवर्क के देश के सवाल के मंच में आपकी हमने तारीफ भी की है। मैं तो कह रही हूँ कि डबल गेम अब नहीं चलेगी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो खेलते रहे डबल गेम अब वो रुक गई है, फंडिंग भी रुक जाएगी, तो अपने आप ही इनको अक्ल आनी चाहिए कि ये तालिबान का साथ ना दें, वरना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब इनको भी मेरे ख्याल थोड़ा मैच्योर हमारी साइड के लोगों को भी हो जाना चाहिए और इन्हें किसी एक तरफ हो जाए, या तो ये तालिबान के साथ है या नहीं है। आरजू किसी तालिबान बैठ तालिबान ये ड्रामा जो चलता रहता है उसको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। आरजू आपने कहा किसी एक तरफ हो जाएं, भारत की यही इच्छा है कि वो मानवता और इंसानियत की तरफ हो जाएं। आपका स्वतंत्रता दिवस है, जैसा कि डॉक्टर दीपक वोरा ने भी कहा, आपको अग्रिम बधाई, इस सोच के साथ कि आप लोग दुनिया में मानवता का प्रचार प्रसार करें, ना कि आतंकियों को पनाह देकर दुनिया में अपनी पहचान को खुद से अलग कर लें। आप सबका आज देश का सवाल के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वोरा, डॉक्टर गुलरेज शेख, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, आशीष और आरजू आपका खास तौर पर। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद सुर्खियों का।